सिर्फ 90 दिन। अगर कोई कहे कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी पब्लिक इमेज और दुनिया उसे आगे चलकर कैसे देखेगी, ये सब सिर्फ 3 महीने के काम पर तय हो जाएगा, तो ये बात आसानी से हजम नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती, मतलब सुनने में अजीब लगता है। वही तो। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो एक ऐसी शख्सियत की डॉक्यूमेंट्री और डिटेल टेक्स्ट पर आधारित है जिनका नाम इंटरनेट पर किसी जंगल की आग की तरह फैला था। हम बात कर रहे हैं मियां खलीफा की। हाँ, और ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत डीप है। सही कहा। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य आज सिर्फ उनके वायरल होने की कहानी सुनना नहीं है। हम उसके पीछे के मैकेनिक्स को समझना चाहते हैं। इस डीप डाइव की कोर थीम है कंट्रोल। कैसे कोई इंसान अनजाने में अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देता है और इंटरनेट कैसे उसको वेपनाइज करता है। और सबसे जरूरी बात ये भी है कि कैसे कोई उस दाग को मिटाकर अपना नैरेटिव दोबारा लिख सकता है। एग्जैक्टली। जो लोग डिजिटल एज के डार्क साइड या लीगल लूप होल्स को गहराई से समझना पसंद करते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत आई ओपनिंग होने वाली है। ये चर्चा वाकई दिमाग के कई जाले खोलने वाली है। अक्सर जब हम किसी वायरल सेंसेशन को देखते हैं तो हमारे दिमाग की तस्वीर में सिर्फ ग्लिट्स, ग्लैमर और बहुत सारा पैसा होता है। हाँ, हम बहुत जल्दी एक लेबल लगा देते हैं। राइट। बिल्कुल। पर जब हम इन सोर्सेज को गहराई से देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही पैटर्न सामने आता है। ये कहानी दरअसल उस बदलते हुए डिजिटल लैंडस्केप का एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ और ह्यूमन वल्नरेबिलिटी आपस में टकराते हैं। एग्जैक्टली। इस कहानी के जरिए हम समझ सकते हैं कि मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन कैसा दिखता है और एक सोसाइटी के तौर पर हम कैंसल कल्चर को कैसे कंज्यूम करते हैं। सही बात है। और इस ग्लोबल एक्सप्लोजन को समझने के लिए हमें उस चिंगारी की शुरुआत तक जाना होगा। देखिए, सोर्स में उनकी बायोग्राफी की कई डिटेल्स हैं, पर हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करना है जो इस लॉस ऑफ कंट्रोल से जुड़े हैं। ये कहानी किसी सोची समझी साजिश से शुरू नहीं होती। राइट। एक आम जिंदगी थी शुरुआत में। बिल्कुल। मियां, जिनका असली नाम सारा जो चामुन है, उनका जन्म 10 फरवरी 1993 को बैरूत में एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। और लेबनान के उस कॉन्फ्लिक्ट वाले माहौल के कारण 2001 में जब वो सिर्फ 8 साल की थी, उनका परिवार सेफ्टी के लिए यूएसए शिफ्ट हो गया। हाँ, पर असली टर्निंग पॉइंट आता है हाई स्कूल में। सोर्स बताता है कि 9/11 अटैक्स के तुरंत बाद वाले माहौल में एक मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड होने के कारण उन्हें मैरीलैंड में बहुत ज्यादा बुलिंग झेलनी पड़ी और आइसोलेशन का भी शिकार होना पड़ा था उन्हें। ये एक बेहद महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कैसे? देखिए, जब एक बच्चा अपने फॉर्मेटिव इयर्स में यानी कैरेक्टर बिल्डिंग एज में इस तरह का आइसोलेशन झेलता है, जहां उसे बार-बार एहसास दिलाया जाए कि वो अलग है, वही तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन की एक भारी भूख पैदा हो जाती है। ये वैलिडेशन की तलाश आगे चलकर उसके डिसीजन मेकिंग फिल्टर्स को थोड़ा कमजोर कर देती है। इंसान बस ये चाहता है कि लोग उसे देखें और एक्सेप्ट करें। ये बात बिल्कुल सेंस बनाती है। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो उनकी आगे की पढ़ाई है। हम किसी अनपढ़ या दुनिया की समझ ना रखने वाले इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 2011 से 2014 के आसपास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो से हिस्ट्री में अपना बैचलर्स डिग्री पूरा किया था। एक हिस्ट्री मेजर थी वो। वही ना, एक ऐसी लड़की जो दुनिया का इतिहास पढ़ रही थी। उसने कॉलेज के दौरान अपने खर्चे निकालने के लिए मॉडलिंग और बारटेंडिंग के गेम शोज में भी काम किया। राइट। फिर आता है अक्टूबर 2014, जब उन्हें मियामी में एक अडल्ट प्रोडक्शन कंपनी ने अप्रोच किया। सोर्स के मुताबिक उस 21 साल की उम्र में उन्होंने इसे सिर्फ एक इजी मनी अपॉर्चुनिटी समझा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बिल्कुल। ये एनालॉजी ध्यान से सुनिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी ने एक दिन के लिए एक बिलबोर्ड के आगे पोज करने को कहा, दिहाड़ी मिल गई और काम खत्म। पर कंपनी ने उस बिलबोर्ड को दुनिया के हर चौराहे पर जिंदगी भर के लिए लगा दी। एग्जैक्टली। और अब चाह कर भी उसे उतार नहीं सकते। मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि हिस्ट्री में डिग्री लेने वाली एक समझदार कॉलेज स्टूडेंट इस वन टाइम पेमेंट के जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस गई? What's fascinating here is ह्यूमन ब्रेन का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। मैं समझाती हूँ।
देखिए, कानून चाहे ये मानता हो कि 18 या 21 साल का इंसान एक अडल्ट है, पर न्यूरोसाइंस कुछ और कहता है। एक 21 साल के इंसान का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या फ्यूचर प्लानिंग को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ होता है उस उम्र में। जब सामने तुरंत कैश रखा हो तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन किसी भी रैशनल थॉट प्रोसेस को दबा देता है। ओह वाह, तो वो फ्यूचर का सोच ही नहीं पा रही थी। राइट, और उस पर से अडल्ट इंडस्ट्री की जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज होती हैं वो डेलिबरेटली इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट उन लीगल टर्म्स का सही मतलब ही समझ नहीं सकता। पर वेट, तो आप ये कह रही हैं कि लीगल सिस्टम भले ही उन्हें एडल्ट मानकर साइन करवा ले, पर साइंटिफिकली वो उस डेंजर को प्रोसेस करने के लिए वायर्ड ही नहीं थे। एग्जैक्टली, इसे हम लीगली बाइंडिंग इग्नोरेंस कह सकते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट्स में परपेचुअल लाइसेंसिंग जैसे हेवी वर्ड्स होते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि कंपनी कंटेंट की मालिक हमेशा के लिए बन गई। वही तो, एक नए इंसान के लिए जिसे मीडिया राइट्स का कोई ज्ञान नहीं है, उसके लिए सामने रखा हुआ $1000 का नोट ही सच होता है। ये ह्यूमन वल्नरेबिलिटी और एक एक्सप्लॉइटेटिव बिजनेस मॉडल का बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। $1000 से याद आया, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैं चाहता हूँ कि इस डिटेल पर जरा गौर किया जाए, क्योंकि ये हकीकत सभी परसेप्शंस को तोड़ देती है। बिल्कुल ठीक कहा। उस इजी मनी के एक छोटे से फैसले ने कोई 50 साल का करियर नहीं बनाया। सोर्स का डेटा पॉइंट क्लियरली बताता है कि उन्होंने उस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 महीने काम किया था। सिर्फ 90 दिन, अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015 तक। राइट, और इन 90 दिनों में उन्होंने कुल 45 वीडियोस बनाए थे। और जानते हैं हर वीडियो के लिए उन्हें कितने मिले? सिर्फ $1000। हाँ, सिर्फ 1000, यानी उनकी कुल कमाई हुई सिर्फ $12000। सोचिए, लोग इंटरनेट पर जब इतने बड़े वायरल स्टार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि बैंक अकाउंट्स मिलियन से भरे होंगे, प्राइवेट जेट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल्स का एक इल्यूजन बन जाता है। एग्जैक्टली, पर हकीकत में उन्होंने सिर्फ $12000 कमाए और इंडस्ट्री ने उनकी आइडेंटिटी को जिंदगी भर के लिए बेच दिया। ये नंबर सच में आंखें खोल देने वाले हैं। अगर हम इन $12000 को उस रेवेन्यू से कंपेयर करें जो इंडस्ट्री ने बनाया, तो जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। 2014 के अंत में उनका एक कंट्रोवर्शियल थीम वाला वीडियो रिलीज हुआ था और वहां से न्यूज एक्सप्लोड हो गई थी। राइट, 2015 में वो पॉलहब पर नंबर 1 रैंक पर आई और 2016 से 2018 तक मोस्ट सर्च्ड स्टार रही। और इस फेम के साथ साथ उन्हें डेथ थ्रेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से रिलीजियस बैकलैश का भी सामना करना पड़ा था। वही ना, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें समझ आएगा कि डिजिटल एक्सप्लॉइटेशन एक्चुअल में कैसे काम करता है। इसे वन टाइम पेमेंट मॉडल कहते हैं, जहां प्रोडक्शन का खर्चा सिर्फ एक बार होता है। हाँ, आप मेहनत करते हैं, अपना चेहरा देते हैं और आपको उस दिन की दिहाड़ी मिल जाती है। पर उस डिजिटल एसेट को हजारों बार कॉपी करना, उस पर लाइफ टाइम एड्स चलाना और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स से रेवेन्यू जनरेट करना, तो ये सब कंपनी के पास चला जाता है। एग्जैक्टली, मेहनत और बदनामी एक इंसान की, पर जिंदगी भर फ्री का मुनाफा कमाने का सिस्टम किसी और का। इंडस्ट्री ने उनके कंटेंट से लाखों डॉलर्स बनाए, पर उन्हें एक सिंगल $1 रॉयल्टी का नहीं मिला। 0 रॉयल्टीज। सोर्स मेंशन करता है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर होती तो कम से कम $500 मिलियन यानी $500,000 से ज्यादा कमा सकती थी। पर उनके पास अपने ही चेहरे पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था। और इस लैक ऑफ कंट्रोल का सबसे शॉकिंग एग्जांपल हमें 2020 में देखने को मिलता है। हाँ, वो पिटिशन वाला इंसिडेंट, राइट? बिल्कुल। करीब 1.5 मिलियन लोगों ने, यानी 15 लाख इंटरनेट यूजर्स ने एक पब्लिक पिटिशन साइन की थी। उन सभी की मांग थी कि अब इन वीडियोस को हटा देना चाहिए। ये एक बड़ा ग्लोबल मूवमेंट था। पर कानून मॉरल आउटरीच से नहीं चलता ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प पेपर पर लीगली साइन हो चुके थे। रिजल्ट 0 निकला, वीडियोस डिलीट नहीं हुए, वो वहीं के वहीं रहे। राइट, और इसी रियलाइजेशन का नतीजा था वो फेज जिसे सोर्स लोएस्ट फेज कहता है। जब उन्हें समझ आया कि जिस पैसे के लालच में ये शुरुआत हुई थी, वो पैसा एक भ्रम था, एक इल्यूजन था, पर बदनामी और खतरे बिल्कुल असली थे। वही वजह थी कि सिर्फ 3 महीने के अंदर, जनवरी 2015 में, उन्होंने परमानेंटली इंडस्ट्री छोड़ दी। उनका एक कोट है सोर्स में, मैं अपनी लाइफ वापस चाहती थी।
पर इंटरनेट किसी को डिलीट नहीं करता और लाइफ उनके कंट्रोल में बची कहाँ थी। उन्हें सेफ्टी कंसर्न्स थे, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि उनकी अपनी फैमिली ने भी उनसे दूरी बना ली थी। दुनिया उन्हें फेमस बोल रही थी, पर वो अंदर से अकेली पड़कर टूट रही थी। डिप्रेशन और एंजाइटी उनकी रियलिटी बन गई थी। ये बहुत डार्क रियलिटी है डिजिटल फेम की। पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर। ये सवाल किसी के भी दिमाग में जरूर आ सकता है। हाँ, बताइए। हम कॉन्ट्रैक्ट्स और यंग एज को ब्लेम कर रहे हैं, पर क्या उन्हें सच में इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी इंडस्ट्री में जाने का नतीजा क्या होता है? जब कोई वहां जाता है तो पता होता है कि रिकॉर्ड होगा, लोग देखेंगे। तो क्या सब कुछ सिर्फ इंटरनेट की गलती है? क्या हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को व्हाइट वॉश नहीं कर रहे? ये बहुत वैलिड और बेहद जरूरी सवाल है, और हमारा मकसद किसी की गलती को व्हाइट वॉश करना नहीं है। देखिए, गलती बिल्कुल उनकी थी। ये उनका डिसीजन था, और सोर्स भी यही कहता है कि बाद में उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ओपनली इस बात को माना भी है। पर यहाँ डिबेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं, बल्कि उस गलती के स्केल और सजा की है। सजा के प्रोपोर्शन की। एग्जैक्टली। एक 21 साल की लड़की जो लाइफ फिगर आउट कर रही है, जब वो एक गलती करती है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या पनिशमेंट ये होनी चाहिए कि उसे दुनिया भर से डेथ थ्रेट्स मिले, या परमानेंटली एक ही फ्रेम में हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाए? वही तो। डिसीजन उनका था, पर उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट ग्लोबल स्केल पर गिरा, उस लेवल के डिजिटल परमानेंस को पहले से सोच पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक 21 साल के इंसान के लिए। गलती छोटी थी, पर उसकी कीमत कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये कंपैरिजन वाकई मदद करता है सिचुएशन को ह्यूमनाइज करने में। हम सब गलतियां करते हैं, पर हमारी गलतियां ग्लोबली रिकॉर्ड नहीं होती ना। बिल्कुल सही बात है। और अगर इस कहानी का अंत उस डिप्रेशन वाले फेस पर हो जाता तो ये सिर्फ एक ट्रेजेडी होती, पर असल सबक इसके बाद शुरू होता है, जब कोई राख से उठकर अपनी कहानी दोबारा लिखता है। एग्जैक्टली। सोर्स बताता है कि 2017 और 2018 के दौरान उन्होंने एक तगड़ा कमबैक किया। उन्होंने छुपने के बजाय स्पोर्ट्स शोज जैसे कॉम्प्लेक्स में हिस्सा लेना शुरू किया, पॉडकास्ट्स किए। इस कमबैक स्ट्रैटेजी के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है। जब इंटरनेट ने उनकी इमेज को एक कमोडिफाइड ऑब्जेक्ट बना दिया था, जहां लोग सिर्फ उन्हें देख रहे थे, सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने ऑडियो मीडियम्स का सहारा लिया। राइट। पॉडकास्ट और पब्लिक स्पीकिंग आपको मजबूर करते हैं कि आप उस इंसान की आवाज सुने, उसकी थिंकिंग समझें। इसने उनकी इमेज को ह्यूमनाइज किया। वो एक ऑब्जेक्ट से वापस एक रियल इंसान बन गई। और उसके बाद तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्ट होस्ट और एक्टिविस्ट बनी। 2023 में अपना खुद का ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया, और आज 2026 में वो एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर और क्रिएटर राइट्स एडवोकेट हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे हिसाब से ये पूरी जर्नी एक मास्टर क्लास है कि कैसे सोसाइटी द्वारा दिए गए कैंसल टैग को रिजेक्ट करके इंसान अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन कर सकता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये कि हम अपने फेलियर्स और पास्ट का करते क्या हैं। उन्होंने दूसरों को वार्न किया कि सोच समझकर डिसीजन लो, क्योंकि इंटरनेट हमेशा स्क्रीनशॉट रखता है। वही बात कि फेम सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल। मेरा कोर बिलीफ यही है कि नॉलेज और फेलियर्स का सबसे अच्छा उपयोग तब है जब आप उससे सीख कर दूसरों की मदद करें। जैसे मिया आज क्रिएटर्स के राइट्स के लिए एडवोकेट करती हैं, ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी और नए 21 साल के बच्चे के साथ ना हो। तो अगर हम इन सभी सोर्सेज को समराइज करें बिना कोई पक्ष लिए, तो ये स्टोरी एक वार्निंग भी है और एक इंस्पिरेशन भी। किसी की पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं करती, सेकंड चांस हमेशा पॉसिबल होता है। सही मायनों में ये ह्यूमन स्पिरिट की ताकत है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोर्स से ही निकलता हुआ एक गहरा सवाल है जो दिमाग में आता है। क्या सवाल है? सोर्स के आखिरी हिस्से में था कि इंटरनेट आपको फेमस बना सकता है, पर खुद को रिस्पेक्ट देना सिर्फ आपके हाथ में होता है। तो ख्याल ये आता है कि जब हम जानते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स अमर हैं, हमेशा के लिए रहते हैं इंटरनेट पर, हाँ, तो क्या आने वाले वक्त में हमारे समाज को एक दूसरे की गलतियों को जल्दी माफ करना, जिसे रेडिकल फॉरगिवनेस कहते हैं, वो सीखना पड़ेगा? या फिर फ्यूचर में हर किसी को उनके गुजरे हुए कल की, सिर्फ उन 90 दिनों की सबसे बड़ी गलती से ही जिंदगी भर जज किया जाएगा? एग्जैक्टली।
एक सोसाइटी के तौर पर हम कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं? सुनने वालों के लिए अकेले में खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। यही वो पॉइंट है जहां हम आज की इस डीप डाइव को रोकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। सवाल पूछते रहिए और इस विषय पर खुद भी पढ़िए। और ध्यान रखिए कि आपका डेटा और डिजिटल आइडेंटिटी किस तरह इस्तेमाल हो रही है। मुलाकात होगी ऐसी किसी और गहरी चर्चा में।